हेलो यूट्यूब। ठंड बहुत ज़्यादा है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम की पहली आपकी वीडियो है। तो साल की शुरुआत बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा एक दो दिन लेट हो गए क्योंकि बाकी चैनल्स के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा था। तो सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों को डिटेल एनालिसिस की वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। सीईटी और एचटेट की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। रात को 9-10 बजने का टाइम हो गया है और कम्बल ओढ़ के वीडियो बन रही है। ठीक है। टू रजिस्टर 24 ओम और 6 ओम का कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सिंपल है वैसे तो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात है। दो तरह से कनेक्शन हो सकता है, या तो सीरीज में हो सकता है या पैरेलल में हो सकता है ना। समानांतर श्रेणी या फिर पैरेलल को क्या कहेंगे, कुछ और ही कहेंगे हिंदी में। बस मैंने ये बता दिया, रेजिस्टेंस को प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर सीरीज के अंदर जोड़ा जाए तो सीरीज का मतलब होता है सेम करंट, है ना। बस ये ध्यान रखना। अगर सेम करंट होगा तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो दोनों को R1 और R2 R3 जो भी रहे होंगे यहाँ पर, इन सबको डायरेक्ट प्लस कर देंगे। जैसे इस केस में 24 और 6 है तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30। अगर ये पैरेलल के अंदर जोड़े गए होते तो इसको 1 करके लिखेंगे। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके, तो पैरेलल में कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है। 10th में भी है इलेक्ट्रिसिटी, 12th में भी है। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 10th 12th की सारी बातें आएंगी लेकिन बेसिक आएंगे। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। कितना फोर्स लगा है पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल। साइंस की बातें हैं, आप लोगों को पता है, साइंस तो अपनी कुल मिला के ठीक है। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी कैसे आप बोलते हो? साइटोलॉजी होता है। जैसे लॉजी जब भी कभी ऐसा आ जाए तो इसको ऐसे बोलेंगे, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, है ना, ऐसे बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना। ये किसकी स्टडी होती है? सेल्स की स्टडी होती है। अब थोड़े से रिपीटेड क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यू ही है, मतलब मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, एचएसएससी के अंडर में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबको मिक्सअप करके करा रहा हूँ मैं, क्योंकि सीईटी तो आपको पता ही है एक ही बार हुआ है। और एचटेट के लिए भी ये क्वेश्चंस जरूरी हैं, है ना। घुमा फिरा के क्वेश्चंस वही आते हैं रिपीटेड। तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रोंग करके रखो। चलो आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे हर टॉपिक पे। आ जाओ, इधर आओ। देखो साइंस का क्वेश्चन है और वो भी बायो का, इसको हिंदी में भी देख लो। वेयर इन आवर बॉडी कैन वी फाइंड हैमर एंड एविल। ये हिंदी देखो थोड़ी सी टिपिकल है, मैंने लिख दी है जिसको आती है। हैमर और एनविल क्या होते हैं? वैसे तो ये टूल होते हैं जो लुहार वगैरह होते हैं, ये यूज करते हैं। लेकिन जो मिडल ईयर होता है, ईयर मतलब कान का जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसका दूसरा नाम ये कह सकते हैं आप, मेलिस। और एनविल का दूसरा नाम होता है इनकस। और जो तीसरा बोन होती है उसका नाम होता है, कुछ ऐसा होता है, स्पेलिंग देख लेना, स्टेप्स समथिंग ऐसा। ये क्या करते हैं? ऑप्शन तो आपको पता लग गया लेकिन एक्सप्लेन बता देता हूँ। ये साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, कान के अंदर जो साउंड आती है उसको एम्पलीफाई मतलब बढ़ा के बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो रोल्ट एक्ट आया था, रोल्ट एक्ट आया था, ये कब आया था? 1919 के अंदर आया था। इसका विरोध करने के लिए ये बनाया था 13 अप्रैल 1919 के अंदर। बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड, कई बार ये भी पूछा जाता है जलियांवाला बाग है कहाँ पर, है ना। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में है। और इस कानून के अंदर क्या था, या रोल्ट एक्ट जो था इसके अंदर क्या था, बिना किसी कारण से पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है ना। ये वाली बात थी, इसका विरोध करने के लिए। चलो, दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अकबर के द्वारा। ये तो रट्टा मारने वाला है। इंटरनेशनल लेबर डे, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? देखो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, एक डे जरूर याद करके आप चलना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में, है ना। देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, 15 अगस्त और 14 नवंबर। 14 नवंबर को बच्चों वाला चिल्ड्रन डे होता है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, है ना। अब अनुजा सोचेगी दो ऑप्शन तो काट दिए, अब दो में से मेरा तुक्का यही लगेगा। अब इसके लिए तो क्या जादू मंत्र करे, कोई हवन वगैरह तो नहीं करा सकते ना। दो ऑप्शन कट गए तो फिर आपकी गलत होने के और सही होने के चांसेस 50% हो जाते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, हैरी पॉटर जो फिल्म आपने देखी होगी, चश्मे वाला वो ऐसे एक छड़ी सी लेके उड़ जाता था, आपने वो फिल्में वगैरह देखी हो, कई दिन पहले की है, 15-20 साल पहले की। ये किस नोवेल से इंस्पायर है? जैसे भी हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं, जो इंग्लिश फिल्में जिसको बोलते हैं, वो किसी न किसी नोवेल के ऊपर बेस्ड होती हैं। नोवेल क्या होता है? नोवेल सच्ची घटनाओं पे भी हो सकती हैं और एक फिक्शन भी हो सकता है। फिक्शन मतलब जो रियल में ना हो लेकिन ऐसी सोच होती है ना? जो अपने हिंदी साहित्यकार थे, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद वगैरह, ऐसे ही फिक्शंस की मतलब सीरीज है। ये किसने बनाई है? J.K. रोलिंग ने। ध्यान रखना बस इसको, मेरे को तो एक का ही नाम पता है और किसी का पता भी नहीं, सीरियसली बताऊँ तो। राजा हर्षवर्धन, इसकी कम से कम 8-9 सीरीज आ चुके हैं, हाँ देख लेना कभी, देखिए एक दो तो हमने भी देखी है। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन। ये तो आसान क्वेश्चन है, जानते ही होंगे। राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या बना रखी थी हरियाणा में? थानेसर की। ठीक है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा कहाँ, केंद्र कहाँ खोला गया? मतलब डाकखाने में जाके आप पासपोर्ट की फाइल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कहाँ था? अम्बाला सिटी से चंडीगढ़ रोड के ऊपर निकलते हैं, वहाँ पर था। मैंने भी अपना पासपोर्ट वहीं से बनवाया था। तो ये सबसे पहले डाकघर की जो स्कीम है, ये कहाँ से लागू हुई थी? करनाल में लागू हुई थी। ठीक है। हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? नेकी राम शर्मा को, है ना? दीनदयाल उपाध्याय, भगवत दयाल शर्मा आपको पता ही होगा, जैसे हरियाणा का पहला सीएम था। ये श्री राम शर्मा क्या है? नेकी राम बोल रहा हूँ। साहित्य की जो मतलब लिटरेचर का जो काम था, उसके अंदर बहुत बड़ा नाम था इसका ना। वैसे तो इसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, हिंदी तो अपने हिसाब से बना लेना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। चलो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट्स भी मिल जाएगी आपको चैनल पे। जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा किसे कहा गया है ना? जॉन मिल्टन बताया था, पानी मारने वाला। वो वाली शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हो, नहीं तो खुद कमेंट करके बताओ, जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा किसे कहा गया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसुई, ये किसकी काव्यात्मक कविताएं हैं, कृतियां हैं, सॉरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तुलसीदास, ये तो क्रॉस चेक करके बताया, मेरे को नहीं आता था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सरसों सबसे ज़्यादा होता है? छोटी भिवानी मेरी काशी, है ना? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रिपीट करा है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके ऊपर मैंने भाषण दिया था, एक दिन याद हो तो। ये करनाल के अंदर है और इसका मैंने बताया था, डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक जो होती है सबसे नंबर 1 है ऑल इंडिया में, और दूसरे नंबर पे हमीरपुर जो हिमाचल प्रदेश में है ना? ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। बनवाली, है ना? बनवाली जो इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं, उसके अवशेष मिले गए थे यहाँ पर। तो ये कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फतेहाबाद भी अभी थोड़े दिन पहले ही नया डिस्ट्रिक्ट बना है, जब अपने वाला बना था। अपना कौन सा है? चरखी दादरी, टाणा नाना टिंग। देखो, कुछ आसान आसान क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर जो रिपीटेड भी हो रहे हैं। कई सेट के अंदर तो मैं ये भी देख रहा हूँ, हरियाणा कब बना था, हरियाणा में लोकसभा में कितनी सीट है, विधानसभा में कितनी सीट है, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, है ना? छोटे छोटे जो सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो वाले। और जो वो कई बार मैं पहले करा भी चुका हूँ या रिपीटेड में आसान है ना? आपको ये पूछ ले कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, बच्चे बच्चे को पता है, पानीपत के अंदर है ना? ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो नहीं करा रहा हूँ, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि जो बच्चा फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को देखे उनको लगना चाहिए कि हम पीवाई की सीरीज कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो हमें नहीं आते। जो आते हैं उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं आप लोगों को ABCD कराने लग जाऊँ, क्या फ़ायदा भाई उसका, है ना? रात को 10 बजे मैं भी परेशान हो रहा हूँ और आप भी परेशान होगे जब आप वीडियो देखोगे। वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, है ना? इसी के लिए मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। अब तो चैनल के ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बनने लग गया होगा कि इस चैनल से भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और अब भी लगता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कुछ और कराओ, तो या तो कमेंट करके बताया करो कि ये चीज़ और कराओ। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। कुछ अलग पैटर्न चाहिए, कुछ अलग मेथड्स चाहिए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके का, कुछ ऐसा, तो वो बताया करो, है ना?
मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ ताकि, और जितनी मेरे से हो सकती है मैं उतनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। जीके का सेक्शन मेरे रेंज का नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है मैं आंसर्स की डिटेल एनालिसिस आप लोगों को या एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो मेन सब्जेक्ट आपको पता ही है। चलो आओ नेक्स्ट आओ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट गवर्नर, है ना, हरियाणा का वर्तमान राज्यपाल कौन है? रामनाथ कोविंद तो पता ही है आपको। थोड़े दिन पहले मतलब इससे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट, है ना, मैं एक और वीडियो में बताया था प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंडारू दत्तात्रेय, है ना। इससे पहले पूछा जाए तो ये वाला हो जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना से आते हैं, बीजेपी पार्टी से, है ना। पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? नहीं बहती, देखो जो घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है ना। जो टांगरी नदी है, मारकंडा नदी है, अम्बाला के साइड वहाँ बहती है। गोमती ये यूपी के अंदर बहती है। यमुना आपको पता ही है, यमुनानगर के साइड में। इंदौरी नदी है, ये कहाँ से आती है? ये कह सकते हैं राजस्थान के साइड से आती है, रेवाड़ी की साइड ये बहती है ना। ये गोमती को ऐसे भी याद रख सकते हैं, गोमती नदी के ऊपर कौन सा शहर बसा हुआ है? बचपन में अगर जीके वगैरह पढ़ी हो, कौन सी नदी पे कौन सा शहर बसा है, तो गोमती नदी के ऊपर लखनऊ बसा हुआ है। जैसे दुनिया में पूछ लिया जाए, जैसे टेम्स नदी, थेम्स से बोल देते कुछ लोग, टेम्स नदी पे क्या बसा है? लंदन। गांव में बोलते कि नहीं बोलते, कौन सा लंदन जा रहा है, आज तावड़ा करना है ना। भिंडवास, इसको भिंडावास बोलते हैं वैसे नॉर्मल तो। वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ है? देखो मैंने आपको बताया था ना, हम जिस एरिया से रहते हैं या जिस लोकेलिटी में या जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हमें वो चीज़ बिल्कुल हेल्प करती है हरियाणा जीके को पढ़ने में। अब मैं गलती से ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं जहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ, छुचकवास, अगर नाम सुना हो किसी ने, RED स्कूल, वहाँ से पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे है ना, मतलब हमारे गुरुजी थे, हम तो नहीं जाते थे, हम छोटे थे उस टाइम पे, 9th क्लास में। जो सीनियर थे उनको लेके जाते थे घुमाने के लिए भिंडावास। तो ये कौन से में हो जाएगा? झज्जर। देखो रिलेट करना सीखो। मुझे ऐसी चीज़ मिलती है ना, मुझे काफ़ी पर्सनली सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने लाइफ में जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ, जैसे मैंने ये वाला बताया आपको गग्गर वगैरह, मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने बीटेक की है। तो ये चीज़ें आपस में रिलेट करती है। वहाँ गए तो हमने देखा मारकंडा नदी है, टांगरी नदी है। अब कोई पूछ ले कि ये चीज़ कहाँ पर है, तो हम जल्दी से आंसर बता सकते हैं ना। कुछ जो जगह विजिट नहीं करी होती है या कुछ जो चीज़ें नई होती हैं हमारे लिए, वो प्रॉब्लम। लेकिन जिस एरिया से हम आते हैं वो हमारे लिए आसान है, दूसरों के लिए मुश्किल है, दूसरे के लिए वाइस वर्सा, है ना। चलो अब मेरे को लग रहा है कि जीके सेक्शन में भी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो रही है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कहाँ है? ऑल इंडिया रेडियो, है ना। अगर किसी के घर में आज भी कोई रेडियो वगैरह, आज की जनरेशन तो ऐसी होगी रेडियो सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, पिक्के वाला, है ना। पिक्के में हो ना, आमिर खान एक रेडियो लेके नंगा होता है, रेडियो लेके ऐसे भागता रहता है। तो आज की जनरेशन को रेडियो नहीं पता। हम जब छोटे होते थे तो रेडियो में गाने वाने सुनने का बड़ा शौक होता था। हमने तो मैग्नेटिक टेप वाले, जो कैसेट बोलते थे, वो वाले भी देखे हैं। और उसके बाद CD प्लेयर आया था, है ना। बाद में DVD आया है, फिर MP3 के छोटे छोटे आईपॉड वगैरह आए हैं, फिर MP4 आया है। उसके बाद तो आजकल मोबाइल वगैरह आ ही गए हैं। तो और समाचार आते थे ना ऐसे, तो ऐसे बोलते थे ये आकाशवाणी का रोहतक चैनल है, अब आप समाचार सुनिए, किसी का नाम लेके। अब आप हरियाणवी लोकगीत सुनिए, ऐसे रागनी वागनी आती थी, ऐसे आते थे। मैंने बहुत सुना है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों ने जितनी चीज़ें लाइफ में देखी होंगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर रिलेट करेंगे। लूर नृत्य, देखो ये लूर नृत्य पे मैं पहले बता चुका हूँ, होली के ऊपर होता है। जो हरियाणवी महिलाएं वगैरह होती हैं, डांस वगैरह करती हैं, गाने वाने गाती हैं, गीत गात। संक्रांति, ये संक्रांत होती है, ध्यान रखना। मकर संक्रांति भी हो सकता है, संक्रांति भी हो सकता है। ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DNA। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। देखो अगर कुछ और ऑप्शन होते तो आप लोग मतलब आसानी से कर सकते थे, लेकिन डीऑक्सी और डाईऑक्सी दोनों के अंदर, सब के अंदर यही बात है, तो ध्यान रखना।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और आरएनए भी पूछ सकता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब मज़ा आ रहा है करते हुए, है ना। अब मेरे को ना तो भूख लग रही है ना नींद आ रही है, कुछ नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता नहीं क्या से क्या सिखा दूँ। देखो, आप लोगों को सीईटी में जो हरियाणा जीके की जो बात है वो मैं आपको एक रामबाण आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग मेरी बात को रिलेट करना, है ना। आप जितनी भी चीज़ देखोगे हरियाणा जीके के अंदर, कोई मंदिर है, कोई पुराना किला है, कोई नदी है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई भी ऐसा मोन्यूमेंट है, कुछ भी ऐसा, उसको ना कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देखो कि कहीं जाते आते टाइम में कोई चीज़ ऐसी दिखी हो, कोई पुराना नाम हो, कोई उससे रिलेटेड कोई ना कोई हिंट आपको जरूर मिलेगा। अब आप बिल्कुल ऐसे बैठ के आंख बंद करके जय माता दी ABCD और ऑप्शन हो ए, फिर बोलोगे सर मैंने तो सारा रिलेट कर दिया। अभी जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, 22वां जिला किसको बनाया गया हरियाणा के अंदर। अब मान लो मैं चरखी दादरी का हूँ और मुझे ही नहीं पता ये बात कि चरखी दादरी 22वां जिला बना था, तो मैं ऑप्शन में मान लो हिसार मार दो, एक ऑप्शन मान लो हिसार मार दो, फिर मैं कहूँ कि मेरे तो सीईटी क्लियर नहीं हुआ। ये तो कॉमन सेंस नहीं है। सीईटी का मतलब कॉमन सेंस एग्जाम टेस्ट मान लो, ऐसे मान लो सिंपल। अगर कॉमन सेंस रहेगी तो पेपर में कोई मुश्किल नहीं है। और जो कोई टिपिकल जीके का क्वेश्चन आएगा वो सबके लिए कॉमन होगा। तो आप ये मत सोचना कि आपके लिए ही मुश्किल पेपर बनेगा। बाकी जो आसान क्वेश्चन है वो हर बच्चे का सही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है, खालिस्तान को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वे में वायु का प्रसार, मतलब मिट्टी में जो ऑक्सीजन होता है इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये किसको कहते हैं, केचुए को। केचुए की खाद वगैरह आती है, आप लोगों ने सुना होगा कई जगह पे ऐसा लिखा रहता है कि केचुए होते हैं, अर्थवॉर्म जिसको बोला जाता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लूज वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू एवापोरेशन फ्रॉम लीव्स। जो लीव्स वगैरह होती हैं उनसे जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर, या मतलब एटमॉस्फेयर क्या कहेंगे, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण के अंदर उड़ जाता है। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का रियल मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी चीज़ के पार्टिकल आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे हम डीओ मारते हैं तो दूर बैठे हुआ बंदा भी सूंघ के बता देता है ना कि यहाँ पर रूम में किसी ने डीओ यूज़ करा है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल हैं डीओ के अंदर वो हवा के अंदर मिक्स हो गए हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो मिनरल्स हैं, वाटर है या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, प्लांट प्लांट नहीं प्लांट ही बोलेंगे, प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं। जैसे पानी होता है वो जाइलम से होता है, और जो फूड या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फ्लोएम से होते हैं, ठीक है। हिंदी में देख लेना क्या होता है ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, केमिस्ट्री की वर्ड है, केमिस्ट्री का मतलब एक टर्म है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पादप, ये देखो मैंने हिंदी में जानबूझ के लिखा है ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो ये रिलेट करें कि साइंस को हिंदी में पढ़ना कितना मुश्किल है। पादप कोशिका, हाँ पादप कोशिका एक सेल होती है। पादप मतलब पेड़ पौधों की सेल होती है। एक कोशिका झिल्ली और एक किससे घिरी होती है, किससे घिरी होती है, सेल वॉल से। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीशन को करने में हेल्प करते हैं उसमें यूज होता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ पर गैस और वाटर का एक्सचेंज होता है। ध्यान रखना केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपेरेटिव कम आती है जीएस वाले सेक्शन में, बायो सब ज़्यादा आती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है प्लांट का। तो जो जो क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो क्या करता है, उस ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड वगैरह बनाने में हेल्प करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये कह सकते हैं। आ, बस क्लोरोप्लास्ट को और क्या बताएंगे, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज वगैरह बनता है प्लांट के अंदर, स्टार्च जो फॉर्म होता है, ग्लूकोज की जो फॉर्म होती है उसको बनाने में, या देसी भाषा में लगा लो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हमारे पेड़ पौधों पे फल लगते हैं। फल चाहे वो इमली का हो, चाहे नीम की निमोड़ी हो, चाहे बैंगन हो, हाँ, चाहे तरबूज हो, आम हो, अंगूर हो, जो भी फल लगता है किसी भी पेड़ के ऊपर वो क्लोरोप्लास्ट के। अब कुछ बिना फल वाले पौधे होते हैं, आप बोलोगे कीकर है, जैसे कीकर पे क्या क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, कीकर में भी क्लोरोप्लास्ट होगा। कम से कम वो झींज बोलते हैं, झींज खाई किसी ने,
झींझ, शायद राजस्थान में उसको सांगर बोलते हैं, आई थिंक सो, क्योंकि एक बार गए थे राजस्थान में तो सांगर की सब्जी खाई थी, तो हमने देखा सांगर हमारे यहाँ तो नहीं होती, तो फिर वो झींझ जैसी लगी मेरे को, तो हम तो उसको झींझ बोलते हैं। कुछ विलायती जो किक्कर भी होती हैं उनकी भी झींझ होती है, उनकी जो सूढ़ होती है, सूढ़ समझते हो, सूढ़, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, वो चल जाती है तो दर्द कई दिन तक रहता है। और नॉर्मल कीकर वगैरह की सूढ़ इतनी मजबूत नहीं होती, उससे दर्द नहीं होता। गर्मियों में खाते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं, फिर हैजा हो जाता है। और उस जमाने में हैजा वगैरह पता नहीं था, बस लूज मोशन हो जाते थे। उस जमाने में लूज मोशन भी नहीं पता था, सीरियसली बताएं तो दस्त लगते थे उस टाइम पे। तो फिर घर वाले डांटते थे कि झींझ खा के और ऊपर से तूने पानी पिया होगा, है ना। एक एक क्वेश्चन अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, सब अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, और इसी बेस के ऊपर सीईटी का सिलेक्शन होगा। जुड़े रहिए, मजे के साथ पढ़िए, फुल एंटरटेनमेंट रहेगा और फुल नॉलेज रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। चलो देखो ये क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में है, आर द साइड्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की दो टाइप होती हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एन एरोबिक या इन एरोबिक, अन एरोबिक जो आप बोलना चाहो, वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। कभी कभी भागते हुए हमें ऐसा दिखता है ना कि बाइटा आ गया, ऐसा सुना होगा, बाइटा आ गया। तो ये कब होता है, जब हमारे ब्लड जो सेल्स होती हैं, मतलब खून चल रहा होता है, वहां पर ऑक्सीजन की अब्सेंस हो जाती है, मतलब इससे उल्टे वाला एनएरोबिक, है ना, वो वाला रेस्पिरेशन हो जाता है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसको मसल क्रैम्प भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मसल क्रैम्प किसकी वजह से हो सकता है, तो ध्यान रखना, इसे उल्टा एन एरोबिक रेस्पिरेशन वो मारेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर, ये किसके थ्रू होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। तो ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी, ये क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी और वहां से एटीपी मिलेगा। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी की जहां बात है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स भी इसी का पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट का ही पार्ट होता है, राइबोसोम्स आपको पता ही है। चलो, सैंडस्टोन या बालू पत्थर किस टाइप की रॉक होती है, देखो जनरली रॉक तो तीन ही टाइप की होती है, रूडिमेंट्री तो कोई होती ही नहीं, सेडिमेंट्री होता है, मेटामॉर्फिक होता है, इग्नियस होता है, तीन तरह की होती है। हिंदी मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में शायद पता होगा। रूडिमेंट्री क्यों नहीं होता, क्योंकि रूडिमेंट्री उस तरह की रॉक्स को या चट्टानों को बोल सकते हैं जो अनडेवलप्ड होते हैं, मतलब अभी बन रही है, अभी अच्छे से बनी नहीं है पूरी, है ना। सेडिमेंट्री क्या होता है, टाइम के अनुसार किसी भी चीज के ऊपर, या मतलब प्रकृति की कोई भी चीज आपस में, मतलब पेड़ पौधे या वो सब नीचे जमा होते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद वो बन जाती है सेडिमेंट्री, डिफरेंट टेम्परेचर वगैरह के ऊपर। इसको राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक क्या होता है, देखो मेटा मेटा मतलब अलग अलग, और मोर्फिक मतलब फॉर्म्स बोल दो या उसकी स्ट्रक्चर बोल दो, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर से जो भी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल कंडीशन, मतलब धरती के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करता है कि नहीं करता, इसकी वजह से जो भी चट्टान बनती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। इग्निस क्या होता है, इग्निस जैसे ये लैटिन वर्ड से बना है, इग्ने, इग्ने का मतलब क्या होता है, आग, आग का मतलब फायर, पुष्पा, फायर समझा क्या, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है ना। अच्छा है डायलॉग, देखी होगी आप लोगों ने पुष्पा टू, पुष्पा पुष्पा, है ना। तो इग्निस का मतलब क्या होता है, जो धरती के अंदर लावा होता है, लावा समझते हो ना, मोल्डर स्टेट के अंदर, वो जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और वो एक चट्टान का रूप ले लेता है, मतलब सॉलिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उस तरह से जो चट्टानें बनती हैं इसको बोलते हैं इग्निस, ठीक है। भारत में उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर पता नहीं कब बारिश आ जाए, कब क्या हो जाए, मतलब जहाँ पर बारिश आने के चाहे ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा हो, है ना। तो देखो ये ऐसे कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर बारिश ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा कहाँ पर आती है, अंडमान निकोबार। राजधानी भी पूछ सकता है, अंडमान निकोबार के अंदर जो कैपिटल है उसकी, अंडमान निकोबार क्या है, पोर्ट ब्लेयर, है ना। बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे लैंड कराना मुश्किल है। धान के खेतों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, देखो मैंने इस, ये जो ऑप्शन है ये सारे ऐसे लिख रखे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मैंने इनके केमिकल फॉर्मूले लिख दिए हैं
तो आप लोगों को फॉर्मूले भी आने चाहिए। धान के खेत से कौन सी निकलती है? मीथेन गैस। मीथेन गैस किसकी टाइप होती है? कार्बन के साथ इसकी फॉर्मेशन है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और कोवलेंट कंपाउंड की टाइप बनी है। कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? जो शेयरिंग करके बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़े होंगे, दो तरह से कंपाउंड बनते हैं, एक आयनिक बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। पहले तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड से जो बनेगा उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड से जो बनेगा उसको कोवलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। तो कार्बन जब भी कभी किसी के साथ फॉर्म करता है, मतलब जुड़ता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो हमेशा शेयरिंग करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है, देखो बता देता हूँ चलो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। 6 को कैसे भरते हैं? 2 और 4। तो कार्बन की वैलेंसी बनी +-4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो हमेशा शेयरिंग करता है। तो कार्बन के जो भी कंपाउंड्स रहे होंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, वो होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लंबी लंबी चेन, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। या थोड़ा सा इसको ऐसे देखो, कार्बन के पास जुड़ने के लिए 4 जगह से अलग अलग यहाँ से एलिमेंट जुड़ सकते हैं, तो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह देखा हो तो। चलो, अब बोर हो गए करते करते, है ना? आप कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जीके बहुत हो गई है। चलो, मैथ्स और इंग्लिश वगैरह कुछ अलग से करते हैं ना। चलो चलो देखो क्या कह रहा है। अमित एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उस खेत को, अमित के साथ राम कहाँ गया? राम के साथ अमित, ये तो जोड़ा ही नहीं बना। राम के साथ लक्ष्मण ठीक था ना। राम और लक्ष्मण एक खेत को 6 और 12 दिन में जोतते हैं, तो दोनों मिलकर, कितना आसान क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का इससे आसान टाइप और इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो क्या करेंगे, अमित है और राम है। अमित 6 दिन में जोतता है, राम 12 दिन में। हमेशा क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो 6 के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 2, मतलब एक दिन में 2 काम करता है, और 12 के हिसाब से 1, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। 3 से इसको पूरा पूरा भाग दे दो, मतलब पूरा पूरा क्या, टोटल भाग कर दो, तो 3 चौका 12, मतलब 4 दिन में। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 दिन। जरूरी नहीं है कि ये जो सम आएगा ये हमेशा इससे कटता हुआ मिलेगा, ना भी मिले कटता हुआ, है ना? जब अगर टाइम एंड वर्क के अच्छे वाले क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, हमेशा कटता नहीं है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है भाई, टिंग 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 टिंग, कहाँ छुक छुक चलती है ना। एक खंबे को, खंबा कैसा लिख दिया, ठीक है, संबे दिख रहा है। एक खंबे को पार करने में इतने सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताओ किलोमीटर पर घंटे में, है ना? किलोमीटर में चेंज करना है। तो टोटल डिस्टेंस देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 375 अपॉन में 30। अगर ऐसे निकालोगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसको घंटे में और उसमें चेंज करना है, तो 18/5 से, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। अब कोई बोलेगा कि 18/5 क्यों कर लिया? क्योंकि घंटों को, अगर किलोमीटर को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 या 18/5 होता है। 18/5 बड़ा होता है। चलो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। देखो, किलोमीटर की बात करी जाए मीटर में, और घंटे में, सेकंड की बात करी जाए तो इतनी, 2 से 5, 2 से 18, है ना? ये 5/18 या 18/5 का खेल यहाँ से आया है, ध्यान दें, है ना? कभी ये सोचो मास्टर ने कोई ऐसा तुक्का या लॉजिक लगाया है, इसलिए आया है। अगर छोटी यूनिट बनानी है तो 5/18 छोटा कि 18/5 छोटा? अगर नहीं आता तो देखो, किसी भी रेशियो को या किसी भी फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा चेक करना होता है। ये तो चलो सिंपल दिख रहा है, ये लगभग 3.6 आएगा, ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा कि किस कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। देखो 5 5 25, जो तीर का निशान है उधर लिख लो, 18 18 324, तो कौन सा बड़ा? ये बड़ा, तो ये बड़ी वैल्यू। तो बड़ी, अगर आप लोगों को ये यूनिट बतानी है किलोमीटर पर आवर वाली, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 6 तिया 18, 6 से 5, और चलो एक बार काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, और 5 5 25, 5 से काटूंगा तो 15, 15 तिया 45 है, वो ऑप्शन में कहीं रहा। क्वेश्चन किसी और ने लिखे हैं, आंसर मैं करा रहा हूँ, है ना? 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का अवमन कोण, अवमन कोण क्या होता है? डिप्रेशन वाला, है ना? अच्छा हिंदी लिख भी रहा, बहुत बढ़िया। 30 डिग्री है टावर से वस्तु की दूरी। इसका मतलब क्या है? चलो इसको मिटा देते हैं एक बार।
कोई टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर, है ना। यहाँ से देख रहे हैं हम नीचे की तरफ ऐसे, तो जो ये एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, 30 डिग्री, है ना। ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। और मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कहने का मतलब, और सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े से लॉजिक आप लोगों को आते हैं तो टावर की वस्तु से दूरी, ये वस्तु है ना, ये यहाँ से बी और सी पूछा है ना, बी और सी, तो ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस को आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर को शायद लंब कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज को शायद कर्ण कहते हैं, कर्ण, 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 कर्ण। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, है ना। कर्ण तो चाहिए ही नहीं भाई, कर्ण अर्जुन का समय गया, अब तो बेस चाहिए, आधार। चलो, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ होता है, 10 में, तो 1030 इक्वल टू ए बी बाय, ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं, सीधी वैल्यू रखो, ए बी की वैल्यू ऐसे रखो, 150 अपॉन में बी सी निकालना है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू 150 अपॉन बी सी। बी सी इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बी सी कितना आ जाएगा, 150/√3, है ना, 150/√3 है। बी सी का मतलब क्या होता है, बी सी कैसे कैसे नाम आते हैं, बी सी का मतलब होता है भाईचारा, गलत मत सोचो, है ना। चलो, भाईचारे के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, तब तक के लिए इजाज़त दो, आज के लिए अच्छे से स्टडी करो, यही मैसेज है, माता रानी की कृपा हुई है, और नए साल में आप लोगों के लिए एक यही ब्लेसिंग्स रहेंगी मेरी तरफ से कि 2025 बहुत ही शानदार साल रहे। ऐसा नहीं कि सब की तरह मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ इस साल ये कर देंगे वो कर देंगे, बस मेरी पर्सनल जो फीलिंग है ना अंदर से, वो ये आ रही, 2025 सच में बहुत अच्छा होने वाला है। बस थोड़ा सा आप लोग एक काम करिए, लोगों के प्रति या दूसरों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ रखने की, पर रखा ही नहीं जा रहा मेरे से तो। चलो, भाषण बहुत हो गया है, चलो गुड नाइट।